जस्ट इमेजिन, सुबह 8 बजे आप गहरी नींद से उठते हो, अपना स्मार्टफोन लेके चाय वाले भैया के पास जाते हो और वहाँ जब आप पेमेंट करने की कोशिश करते हो, स्क्रीन पे लिखा आता है ट्रांजैक्शन फेल्ड। आपको लगता है इंटरनेट स्लो होगा, आप दोबारा कोशिश करते हो, फिर वही एरर। टेंशन में आप एटीएम की तरफ भागते हो, पर वहाँ का नज़ारा कुछ और ही है। एटीएम के बाहर 50 लोगों की लंबी लाइन लगी है और हर इंसान के चेहरे पर वही एक ही सवाल, क्या मेरा पैसा सेफ है? ठीक उसी वक्त आपका फ़ोन वाइब्रेट होता है। न्यूज़ नोटिफिकेशन की बाढ़ आ चुकी है। टीवी चैनल्स पे हेडलाइंस फ्लैश हो रही है, इंडियाज़ टॉप 3 बैंक्स इन सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस। सोशल मीडिया पे पैनिक हैशटैग्स ट्रेंड कर रहा है और पूरा देश का माहौल पलक झपकते ही बदल गया है। एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक ये सिर्फ बैंक नहीं हैं, ये इंडिया की अर्थव्यवस्था की नींव हैं। इन तीनों का नाम सुनकर करोड़ों इंडियंस को सुकून मिलता है कि उनकी मेहनत की कमाई सुरक्षित है। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर कल सुबह ये पता चले कि ये पिलर्स ही हिल गए हैं, क्या इंडिया की इकोनॉमी चल पाएगी? क्या हमारा पूरा फाइनेंशियल सिस्टम एक डोमिनो इफ़ेक्ट की तरह गिर जाएगा? ये सवाल जितना डराने वाला है, उतना ही ज़रूरी है। सुनने में ये स्क्रिप्ट किसी डिस्टोपियन मूवी जैसी लगती है, पर हिस्ट्री कुछ और ही कहती है। 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस याद कीजिए। तब अमेरिका के बड़े बड़े बैंकर्स भी यही कहते थे कि वी आर टू बिग टू फेल, लेकिन रियलिटी ने सबको गलत साबित कर दिया। लेमन ब्रदर्स, जो 158 साल पुराना एक फाइनेंशियल जायंट था, वो कोलैप्स हो गया। उस एक घटना ने सिर्फ अमेरिका को नहीं, पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, घर बिक गए और ग्लोबल ग्रोथ सालों पीछे चली गई। इसलिए आज हम सिर्फ हवा में बातें नहीं करेंगे, हम एक डीप डाइव करेंगे, डेटा, नंबर्स और फाइनेंशियल लॉजिक के साथ। देखेंगे कि अगर इंडिया के टॉप 3 बैंक्स डूबते हैं तो ग्राउंड रियलिटी क्या होगी और देश का फ्यूचर कहाँ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। ये सिर्फ एक बैंक नहीं, ये इंडिया की फाइनेंशियल बैकबोन है। पब्लिक सेक्टर बैंक का सबसे बड़ा बैंक, जो देश का हर कोने में मौजूद है। इसकी हर ब्रांच में देश का भरोसा बसा है। 2025 के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक एसबीआई का टोटल एसेट्स 73 लाख करोड़ के मार्क को क्रॉस कर चुके हैं। ज़रा इस नंबर की कल्पना कीजिए, ये इतना बड़ा अमाउंट है कि कई छोटे देश की जीडीपी से भी बड़ा है। एसबीआई के पास 50 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर हैं और 22,000 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं। सोचिए, जब इतना बड़ा सिस्टम रुकता है तो सिर्फ बैंकिंग नहीं, गवर्नमेंट की सैलरी, पेंशन और रूरल सब्सिडीज सब कुछ ठप हो जाएगा देखते ही देखते। गवर्नमेंट की हर बड़ी स्कीम, चाहे वो डीबीटी हो या वेलफेयर फंडिंग, एसबीआई के नेटवर्क से चलती है। अगर एसबीआई डूबता है तो सिर्फ प्राइवेट पैसा नहीं, बल्कि सरकार का ऑपरेशनल मशीन भी अचानक से जैम हो जाएगा। अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की, इंडिया का प्राइवेट सेक्टर का किंग, मॉडर्न, फास्ट और अर्बन इंडिया का भरोसा। एचडीएफसी ने पिछले कुछ दशकों में अपनी जो डिजिटल लीगेसी बनाई है, वो आज का हर सैलरी अर्नर प्रीफर करता है। एचडीएफसी बैंक के एसेट्स 48 लाख करोड़ के आसपास हैं। सोचिए, कितनी सारी आईटी कंपनीज, स्टार्टअप्स और मिडिल क्लास फैमिलीज का डिजिटल पेरोल इसी बैंक से चलता है। एक सेकंड का डाउन टाइम भी यहाँ हाहाकार मचा दे सकता है। क्रेडिट कार्ड से लेकर होम लोन्स और पर्सनल फाइनेंस तक एचडीएफसी ने एक मैसिव रिटेल नेटवर्क बनाया है। उनके कस्टमर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जिनका पैसा एक झटके में पैनिक की वजह बन सकता है। अब आते हैं आईसीआईसीआई बैंक पर, इंडिया का डिजिटल बैंकिंग पावर हाउस। इन्होंने बैंकिंग को मोबाइल फ़ोन तक लाया और कॉरपोरेट सेक्टर में अपना एक अलग राज बनाया है। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर आज बैंकिंग टेक्नोलॉजी का एक बेंचमार्क माना जाता है। आईसीआईसीआई का टोटल एसेट्स 26 लाख करोड़ से ऊपर निकल चुके हैं। लार्ज बिजनेसेस से लेकर रिटेल तक आईसीआईसीआई का इन्फ्लुएंस हर जगह है। कॉर्पोरेट लैंडिंग में इनका शेयर इतना बड़ा है कि इनकी फेलियर से कई बड़े इंडस्ट्रीज अचानक से बंद हो सकती हैं। कैलकुलेशन कीजिए, एसबीआई 73 लाख करोड़, एचडीएफसी 48 लाख करोड़, आईसीआईसीआई 26 लाख करोड़, टोटल 147 लाख करोड़। ये इंडिया की टोटल बैंकिंग कैपेसिटी का एक मैसिव हिस्सा है। अगर ये 3 पिलर्स गिरे तो बैंकिंग सिस्टम में एक ऐसा खतरा पैदा होगा जिसे भरना नामुमकिन होगा। बैंकिंग सिस्टम ट्रस्ट पर चलता है।
आप पैसा डिपॉजिट करते हो, बैंक उसे इन्वेस्ट करता है। बैंक के पास आपका सारा पैसा लॉकर में कैश की तरह नहीं पड़ा होता। वो पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेटिंग लोन के रूप में होता है। जब आप बैंक में 1 लाख रुपए जमा करते हो तो बैंक उसमें से एक छोटा सा हिस्सा रिजर्व रखता है और बाकी लोन में दे देता है। इससे नया मनी क्रिएट होता है और बिजनेसेस चलती हैं। ये एक कंटिन्यूस साइकिल है जो सिर्फ ट्रस्ट पे टिकी है। लेकिन जब फियर एंटर करता है तो लोग ट्रस्ट खोने लगते हैं। बैंकिंग हिस्ट्री में बैंक रन सबसे खतरनाक होता है। अगर 10% लोग भी एक साथ अपना पैसा मांग लें तो दुनिया का कोई भी बैंक उसे कैश के फॉर्म में वापस नहीं कर सकता। कोई भी मतलब कोई भी बैंक नहीं। व्हाट्सएप फॉरवर्ड से लेकर ट्विटर तक पैनिक आग की तरह फैलता है। बैंक डूब रहा है, ये सेंटेंस सुनते ही लोग रैशनल थिंकिंग भूल जाते हैं। लोग लाइन में लगते हैं और यही लाइन सिस्टम को और तेजी से तोड़ती है। इसे कहते हैं लिक्विडिटी क्रंच। बैंक के पास एसेट्स तो हैं जैसे लोन पेपर्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, पर उनके पास कैश नहीं है। जब तक वो एसेट्स बिकेंगे तब तक तो लोग पहले ही पैनिक में सब कुछ तबाह कर चुके होंगे। प्रॉब्लम ये है कि बैंकिंग डिज़ाइन ही फ्रैक्शनल रिजर्व पे है। मतलब अगर सब लोग एक साथ बैंक पहुंच गए तो बैंक फेल होना ही है। इसलिए बैंकिंग सिस्टम का सर्वाइवल पैनिक को कंट्रोल करने में ही है। इवन अगर कोई बैंक हेल्दी हो तब भी अगर लोग पैनिक में विड्रॉ करने लगे तो वो बैंकरप्ट हो जाएगा। ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। इसलिए सेंट्रल बैंक्स हमेशा कॉन्फिडेंस मेंटेन करने पर फोकस करते हैं। सबसे पहला इम्पैक्ट यूपीआई और पेमेंट गेटवेज पे दिखेगा। जब बैकएंड में सेटलमेंट बैंक से फेल हो जाएंगे तो आपका 5 रुपए की चाय की पेमेंट भी रिजेक्ट हो जाएगी। डिजिटल इंडिया एक पल में ऑफलाइन हो जाएगा। इमेजिन कीजिए आप सुपरमार्केट में शॉपिंग कर रहे हो और बिलिंग काउंटर पे 15 मिनट से खड़े हो। आपका कार्ड स्वाइप नहीं हो रहा, यूपीआई फेल हो रहा है, सबकी हालत ख़राब होने लगेगी। शॉपकीपर्स कैश डिमांड करने लगेंगे। जब डिजिटल मनी की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी तो बाज़ार में पैनिक बाय शुरू हो जाएगी। लोग ग्रॉसरी और ज़रूरी सामान स्टोर करने लगेंगे। एटीएम के बाहर की लाइंस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। पुलिस को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। ये सीन सोशल अनरेस्ट का शुरुआती साइन है। सैलरी अकाउंट्स फ्रीज होने से मिडिल क्लास का बजट बिगड़ जाएगा। ईएमआई पेमेंट नहीं हो पाएगी जिससे बैंक्स के रिकॉर्ड्स और ख़राब होंगे। पूरा हाउस होल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ढेर हो जाएगा। ऑटो डेबिट फेल होने से लोन डिफ़ॉल्ट्स बढ़ जाएंगे। बैंक के लिए एक एसेट क्वालिटी क्राइसिस बन जाएगा। कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट नहीं कर पाएंगी जिससे अनएम्प्लॉयमेंट का डर फैल जाएगा। शेयर मार्केट अचानक से गिरने लगेगा। बैंकिंग सेक्टर में 30 से 40% की गिरावट एक दिन में आ सकती है। सेंसेक्स और निफ्टी सपोर्ट लेवल तोड़ देंगे और इन्वेस्टर्स की लाइफ सेविंग्स मार्केट से वॉश आउट हो जाएगी। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया से एग्जिट करेंगे। जब बड़े बैंक्स डूबते हैं तो फॉरेन मनी देश से बाहर भागती है। रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले ड्रामेटिकली गिर सकती है। इंपोर्ट महंगा होने से फ्यूल और एसेंशियल गुड्स की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। देश में इन्फ्लेशन डबल डिजिट में जंप कर सकता है। आम आदमी की जेब पे सीधा असर पड़ेगा। एनर्जी सेक्टर जो बैंकिंग क्रेडिट पे चलता है वो स्लो हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी और इसका असर सीधा आपकी रसोई तक पहुंच जाएगा। एसेंशियल आइटम्स के दाम आग की तरह बढ़ेंगे। स्मॉल बिजनेसेस का सर्वाइवल ख़त्म हो जाएगा। उनके पास इमरजेंसी फंड नहीं होता। बैंक क्रेडिट रुकते ही वो शट डाउन हो जाएंगे। एक लोकल रेस्टोरेंट ऑनर जिसके पास कैश फ्लो नहीं है वो स्टाफ की सैलरी कैसे देगा? जब बैंक से लोन ही नहीं मिलेगा तो वर्किंग कैपिटल का क्रंच आएगा और बिजनेसेस बंद होने लगेंगी। फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन रुक जाएगा, सप्लाई चेन कोलैप्स हो जाएगी। इससे सिर्फ बैंकिंग नहीं पूरी फिजिकल इकोनॉमी रुक जाएगी। क्या लोगों का पैसा पूरा डूब जाएगा? नहीं। यहीं पे डीआईसीजीसी की एंट्री होती है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। इसका रोल है इंडिया में हर अकाउंट होल्डर को 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर ये देता है। ये इंश्योरेंस आरबीआई की सब्सिडी देती है। मतलब अगर बैंक कोलैप्स होता है तो 5 लाख रुपए आपको वापस मिलनी गारंटीड है। ये एक सेफ्टी नेट की तरह है। लेकिन रियलिटी चेक, क्या 5 लाख रुपए आज के टाइम में काफ़ी हैं? बहुत सारी फैमिलीज़ की लाइफ सेविंग्स
एफडीज और रिटायरमेंट फंड्स इससे कहीं ज़्यादा होते हैं। बाकी पैसे का क्या? अगर आपके अकाउंट में 25 लाख रुपए हैं और बैंक डूबता है तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे। बाकी 20 लाख के लिए आपको लिक्विडेशन प्रोसेस का वेट करना होगा जो सालों तक चलता है। इसीलिए पैनिक रियल है। ये सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये लोगों की लाइफ टाइम की मेहनत, बच्चों की पढ़ाई और मेडिकल इमरजेंसीज का सवाल है। अब यहाँ एंट्री होती है आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक का काम होता है सिस्टम में लिक्विडिटी सप्लाई करना। वो इमरजेंसी फंडिंग लाइंस खोल सकते हैं ताकि बैंक अपनी डेली ऑब्लिगेशंस मीट कर सकें। आरबीआई के पास लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट की पावर होती है। अगर कोई बैंक लिक्विडिटी क्राइसिस में है तो आरबीआई उसे इमरजेंसी क्रेडिट देकर बचा सकती है। आरबीआई रेगुलेटर है, वो रूल्स को रिलैक्स कर सकते हैं, बैंक मर्जिंग का ऑर्डर दे सकते हैं या मैनेजमेंट को हटाकर नए एडमिनिस्ट्रेटर्स बिठा सकते हैं। गवर्नमेंट को भी इंटरवीन करना पड़ेगा। जब बात एसबीआई जैसे बैंक की होती है तो ये टू वीक टू फेल बन जाता है। सरकार इसे डूबने नहीं देगी क्योंकि पूरी कंट्री की स्टेबिलिटी इस पे टिकी है। टू वीक टू फेल का मतलब है कि इंस्टीट्यूशन का साइज इतना बड़ा है कि उसका कोलैप्स पूरी इकोनॉमी को ले डूबेगा। इसलिए सरकार बेल आउट पैकेजेस देगी। 2008 में अमेरिका ने बैंक्स को बेल आउट दिया था। टैक्स पेयर्स का पैसा यूज़ करके उन्होंने बैंकिंग सिस्टम को बचाया था क्योंकि अल्टरनेटिव्स और भी बुरा था। इंडिया में भी सरकार इमरजेंसी कैपिटल इन्फ्यूज़न करेगी। येस बैंक के केस में एसबीआई और आरबीआई ने मिलकर सिचुएशन हैंडल की थी। ऐसे ही बड़े बेल आउट्स मिलेंगे। येस बैंक का स्केल छोटा था लेकिन एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक का स्केल मैसिव है। इन्हें बचाने के लिए ट्रिलियन रुपीज़ की ज़रूरत होगी जो सरकार को शायद रिजर्व से निकालनी पड़े। एक बड़े बैंक को बेल आउट करने का कॉस्ट फिस्कल डेफिसिट को बढ़ा देगा, टैक्सेस बढ़ सकते हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे प्रेशर आ सकता है। इन तीन बैंक्स का कंबाइंड साइज इतना बड़ा है कि इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज इंडिया की रेटिंग डाउनग्रेड कर सकती हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भरोसा उठ जाएगा। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इतना होगा कि लोग कैश में डील करना शुरू कर देंगे, जिससे डिजिटल इकोनॉमी का प्रोग्रेस 10 साल से भी ज़्यादा पीछे चला जाएगा। लेकिन सच ये है कि बैंक ओवरनाइट नहीं डूबते। पहले बैड लोन्स मतलब कि एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ते हैं। जब बैंक के लोन्स वापस नहीं आते तब क्राइसिस की शुरुआत होती है। एनपीए रेशियो बढ़ना, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कम होना, ये सब वार्निंग साइंस होते हैं। आरबीआई इन्हें महीनों पहले डिटेक्ट कर लेता है। आरबीआई हर बैंक का स्ट्रेस टेस्ट करता है। वो देखते हैं कि क्या बैंक मार्केट क्रैश को झेल सकता है। अगर नहीं तो वो पहले ही करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। लार्ज बैंक्स पर सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट टैग होता है। उन्हें एक्स्ट्रा कैपिटल रिजर्व रखना पड़ता है। उनका सुपरविज़न नॉर्मल बैंक से ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। सच कड़वा है, आपका पैसा बैंक के लिए लायबिलिटी है। वो उससे रिस्की लोन्स देते हैं। ये रिस्क बैंकिंग मॉडल का पार्ट है। जब तक सिस्टम चलता है तब तक सब कुछ ठीक है। पैनिक का वायरस जब सिस्टम में घुसता है तो वो बैंक के एसेट्स की वैल्यू को गिरा देता है। इसलिए बैंक रन सेल्फ किलिंग मशीन जैसा है। इसीलिए अफवाहों से बचें। एक फेक मैसेज से बैंक के स्टॉक प्राइसेस गिर सकते हैं और वो रियल क्राइसिस का रीज़न बन सकता है। इंडिया का सिस्टम वीक है? बिल्कुल भी नहीं। हमारा बैंकिंग सिस्टम आरबीआई के अंडर काफ़ी रोबस्ट है। हमने 2008 का क्राइसिस बिना किसी बड़ी चोट के झेला था। एसबीआई पब्लिक सेक्टर बैंक है। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई प्राइवेट होने के बाद भी हाई कैपिटलाइजेशन रखते हैं। आरबीआई का मॉनिटरिंग और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दुनिया में बेस्ट माना जाता है। डिजिटल रेवोल्यूशन से ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम पहले से कहीं ज़्यादा फास्ट और एक्यूरेट हैं। हमने कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स को टाइटन किया है। इसमें यूपीआई एक गेम चेंजर है। ये रियल टाइम ट्रैकिंग देता है। इससे ब्लैक मनी और फ्रॉड पे लगाम लगी है, जो बैंक की हेल्थ के लिए अच्छा है। लेकिन डिजिटल डिपेंडेंसी के अपने रिस्क हैं। साइबर सिक्योरिटी, हैकिंग और टेक्निकल ग्लिचेस अब नई थ्रेट हैं। लार्ज बैंक्स को इन सब पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, एनपीएस सब बैंक से लिंक्ड हैं। सिस्टमिक रिस्क का मतलब है कि सब कनेक्टेड हैं। एक गिरेगा तो दूसरे को भी ले डूबेगा।
इसलिए सिस्टमिक रिस्क को मॉनिटर करना आरबीआई का सबसे बड़ा काम है। वो डाइवर्स इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज करते हैं ताकि रिस्क फैल जाए। मिडिल क्लास सबसे वल्नरेबल होता है क्योंकि उनकी लाइफ सेविंग्स का 80% बैंक्स और बैंक रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होता है। एक फादर के लिए बैंक डिपॉजिट सिर्फ सेविंग नहीं, वो बच्चों का फ्यूचर है। क्राइसिस के टाइम ये इमोशनल ट्रॉमा फाइनेंशियल लॉस से कई बड़ा होता है। स्कूल फीस, मेडिकल बिल्स, रिटायरमेंट सब बैंक पे बेस्ड है। इसलिए पैनिक होना नेचुरल है, लेकिन उससे सॉल्यूशन नहीं निकलता। इसलिए गवर्नमेंट बैंक्स की हेल्थ पे इतना फोकस करती है। वो सिर्फ कंपनी नहीं, वो देश की नर्व सिस्टम है। इंडिया ने पास्ट से सीखा है। रेगुलेशंस अब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस फॉलो करते हैं। प्रॉब्लम बड़ी होने से पहले ही आरबीआई इंटरवीन कर देती है। रेगुलर ऑडिट्स और स्ट्रिक्टर रिपोर्टिंग अब स्टैंडर्ड है। कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बढ़ाई गई है ताकि बैंक्स किसी भी झटके को झेल सके। फाइनेंशियल वर्ल्ड में रिस्क कभी जीरो नहीं होता। रिस्क मैनेजमेंट और डाइवर्सिफिकेशन ही आपका इंश्योरेंस है। स्मार्ट इन्वेस्टर कभी सारा पैसा एक बैंक में नहीं रखता, डाइवर्सिफिकेशन करता है। कुछ पैसा गोल्ड में, कुछ स्टॉक्स में, कुछ दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में। इमरजेंसी फंड हमेशा लिक्विड कैश में होना चाहिए। 3 से 6 महीने का खर्चा आपके पास होना चाहिए, ना कि सिर्फ बैंक अकाउंट में। क्राइसिस आने के बाद प्रिपरेशन नहीं हो पाती, प्रिपरेशन पहले होती है। जो लोग प्रिपेयर नहीं होते वही सबसे ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। अगर टॉप 3 बैंक्स कोलैप्स हुए तो शॉक वेव बहुत बड़ा होगा। साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल दोनों। देश को रिकवर होने में सालों लगेंगे। लेकिन रियलिटी यही है, हमारा सिस्टम इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि बैंक्स कोलैप्स ना हो। भारत की इकोनॉमी ट्रस्ट और रोबस्ट रेगुलेशन पे खड़ी है। सो पैनिक करने वाली बात नहीं है, पर अपने फाइनेंसेस को डाइवर्सिफाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि फाइनेंशियल अवेयरनेस ही आपका असली सिक्योरिटी शील्ड है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।